अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे सवाल से आगे। हुकूमत के हालिया माशी फैसलों ने न सिर्फ मईशत की बुनियादें हिला रखी हैं बल्कि अवाम के एतमाद को भी जबरदस्त धचका पहुंचाया है। गर्दिशी कर्जों से निकलने के लिए तिजारती बैंकों से सूद पर महंगे कर्जे लेने से, दरामदी बिल को कम जाहिर करने से और मसनूई माशी आदादो शुमार से सिर्फ वक्ती तौर पर इस्तेहकाम का तासुर तो दिया जा सकता है, लेकिन हकीकी बहरान खत्म नहीं किया जा सकता। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बजाय कर्ज पर इन्हिसार करना आर्जी सहारा मुस्तकिल नुकसान के मुतरादिफ है। इन फैसलों के नतीजे में तेल और गैस जैसे मुनाफा बख्श शोबे के टेंडर्स में कंपनीज की दिलचस्पी न होने के बराबर रही। 30 से जायद गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से अपना सरमाया समेट चुकी हैं। ये न सिर्फ मुल्क से सरमाया लेकर गई हैं बल्कि पहले से ब्रेन ड्रेन के शिकार पाकिस्तान से हुनर यानी कि स्किल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लपेट दी गई हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में नुमाया कमी वाक़ हुई। सैलाब से ज़राअत भी तबाह होकर रह गई। गंदम, चावल, मकई और कपास की कम पैदावार ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ा रही है, जबकि IMF ने करार दिया है कि गैर यकीनी की सूरत हाल से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद मुतासिर होता है। इस गैर यकीनी की सूरत हाल को कम करने के बजाय और बढ़ावा दिया जा रहा है। वफाक के दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स मौजूद नहीं और अब हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी लफ्जी गोलाबारी में मसरूफ हैं और ये लफ्जी गोलाबारी जलती पर तेल का काम कर रही है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान साहिबा का कहना है कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं, शरीफ की अंदरूनी पावर पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करते हुए उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत को वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पर अच्छे नहीं लगते। वफाकी हुकूमत सदर आसिफ अली जरदारी की वजह से कायम हुई है। के वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं है। पंजाब हुकूमत को मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है कि भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है कि लड़ाई जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी की है। भाई ये आपके घर की लड़ाई होगी, इसमें आप सिंध को ना घसीटें। अलबत्ता नून लीगी रहनुमाओं के बयानात से लगता है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ पोजीशन का कोई दबाव नहीं लिया, कोई ख़ास प्रेशर नहीं लिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब को यकीन है कि जब कानून साजी का वक्त आएगा तो पीपल्स पार्टी बॉयकॉट का अपना इरादा तब्दील कर देगी, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को एतमाद है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर 3.25 साल तक हुकूमत का ये वक्त पूरा करेंगे। अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो मिलके हुकूमत को बाकी जो हमारे तकरीबन 3.25 साल जो रह गए हैं उसमें मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन आएंगे, जब नए इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे कि इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ना है, अलहदा इलेक्शन लड़ना है। पीपल्स पार्टी और PMLN जो है या जो भी मुश्किलात हैं उनका हल मिल के ढूंढें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब फरमाते हैं कि मैंने इसलिए अदम एतमाद की बात की कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो वो वाकई अदम एतमाद ले आएगी। यह मालूम हो जाएगा कि ये सिर्फ फ्रेंडली फायर है। पीपल पार्टी ने वॉकआउट किया और उन्होंने हुकूमत के ऊपर अपनी ग्रीवेंसेस दिखाए। मैंने इसलिए कहा कि अगर ये संजीदा है तो पता चल जाएगा कि ये अदम एतमाद ला सकते हैं कि नहीं, या फ्रेंडली फायर है। अगर संजीदा है तो बिल्कुल, अगर अदम एतमाद तो इस हुकूमत के खिलाफ हम अदम एतमाद में साथ देंगे। बस इस हुकूमत से जान छुड़ाना है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब का कहना है कि नून लीग के मिजाज में जो तकब्बुर आया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कसूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद अंदाजा नहीं कि उनकी सियासी तन्हाई सिर्फ पीपल्स पार्टी खत्म कर सकती है। अब ये एक दिलचस्प फिनोमेना है कि मौजूदा रजीम में अगर कोई भी एक इत्तेहादी खुद को गैर महफूज महसूस करता है तो वो बाकी इत्तेहादियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने की धमकियां देना शुरू कर देता है। जैसा कि आपको याद होगा कि सीनियर सहाफ़ी कामरान शाह साहब ने मुस्तनद ज़राए से रिपोर्ट किया था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जाके मुलाकात करेंगे, मगर वो बहरहाल वो मुलाकात कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी हुकूमती जमात का इत्तेहाद खारिज इम्कान लगता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद दाखिली इंतशार का शिकार है, शदीद इनफाइटिंग है। पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में तल्ख कलामी और गर्मा गर्मी रोज का मामूल बनती जा रही है और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने दोनों ऐवानों के लिए अपोजिशन लीडर्स का इंतखाब जमात के बाहर से किया है। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं या वो उनको काबिल ही नहीं समझते। उनकी पार्टी में कोई अहल नहीं था या उनके लीडर को उनकी पार्टी के लोगों को एतमाद नहीं है। मामूल तरह से हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो एक दिन के लीडर ने चाहिए कि उसको बर्बाद कर दिया उसने, तो इसी तरीके से भी उसको सूबे के मफाद से ताबीर नहीं किया जा सकता।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में सुतरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब के अलावा बाकी सूबे के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि टूटी सड़कों, टूटी बसों, महंगा आटा और अच्छे स्कूल जैसे मसाइल पर आवाज़ उठाओ, ये आपका हक है। वज़ीर आला पंजाब ने ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि जैसे बाकी सूबों की निस्बत पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हों। हालांकि पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आज पंजाब में बेरोजगारी की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। नौकरियों की तलाश में मुल्क से बाहर जाने वाले पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद पंजाब से है। ये तमाम सवाल टूटी सड़कों और बसों से ज्यादा अहम है। इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर को गोगी और पिंकी का दौर करार देते हुए तनकीद की कि उस वक्त पंजाब में गंदगी के ढेर और तबाही आई। बादियों नजर में पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि मैंने पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की भी सफाई की है। से सवाल करो, अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको आटा जो है वो महंगा मिलता है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। रोजगार नहीं मिलता तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। ये आपका हक है। ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब। अली जफर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने ज्वाइन किया। अली जफर साहब, गुफ्तगू का आगाज गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उससे करते हैं। क्या क्या इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत सामने आई हैं एक ऐसे वक्त में कि जब आपकी पार्टी के अंदर इस तरह के इख्तलाफात और एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है उनके किए गए फैसलों से मुतालिक? जहाँ तक उनके फैसले हैं, कल मेरी मुलाकात हुई थी। फैसले उनके पहले एक स्टेज पे होते हैं जहाँ डिबेट करा और पार्टी में फुल डिबेट होती है किसी भी इशू पे, लेकिन एक बार वो फैसला कर दें सुनने के बाद, दोनों साइड्स की जो तस्वीर है देखने के बाद, फिर वो उसके बाद पार्टी उस फैसले पे यकजा एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं सारे, और किसी किस्म की फिर डिबेट नहीं होती। तो इसी तरह है, ये इसी तरह चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। जब एक बार फाइनल खान साहब कोई फैसला कर दें उसके बाद कोई किसी किस्म की उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, उसमें तनाव नहीं रहता। उससे पहले जरूर डिबेट होती है, लेकिन उनका जो स्ट्रेटजी है वो उसी तरह है जिस तरह पहले थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी रेजिस्टेंस मौजूद है एंड सो मच सो कि अब दूसरी जमातों को ये क्या मिल गया है, और बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब वो ये कह रहे हैं, ऑल्दो कि वो ये भी कहते हैं कि अचकज़ई साहब का एहतराम है, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर को अपनी जमात में कोई एक ऐसा लीडर नहीं मिला कि जिस पर वो एतबार कर सके, और या वो उनको इस काबिल ही नहीं समझते। सो रेजिस्टेंस अभी भी है पीटीआई के विद इन द पार्टी। बहस ये थी, और वो भी उस बहस में भी बड़ा वजन है, वो ये थी कि अगर आप हमारे पीटीआई से लीडर ऑफ द अपोजिशन के आएंगे तो उसका हाल आपने देख लिया है कि वो जब भी कुछ बोलेगा या बात करेगा या स्ट्रेटजी बनाएगा तो उसके खिलाफ केसेस हो जाएंगे और उसको सजा दे दी जाएगी। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए खान साहब ने फिर अल्टीमेटली फैसला ये किया कि इसमें पार्टी से बाहर से लोग लेके आए, ऐसे लोग लेके आए जिनके खिलाफ शायद केसेस बनाना मुश्किल हो। जुनेद अकबर साहब हों या दीगर हों, उनके क्यों इख्तलाफात फिर इस किस्म के सामने आ रहे हैं? और एक और भी इस सवाल से मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी कि आप उस पर रिस्पॉन्स करें। जो 22 केपी के एमपीएस की जो बात की जा रही है और उनके बयान हल्फी से मुतालिक जुनेद अकबर साहब का मौक़िफ़ ये है कि उस को और उनकी निशानदेही ज़रूर होनी चाहिए इन अफराद की बिफोर के जो सेनेट के इलेक्शन है खुर्रम ज़ीशान साहब से मुतालिक, उससे पहले इन लोगों की निशानदेही बहुत ज़रूरी है। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी देखें, जहां तक ये एक हुआ है कि कोई 22, 23, 25 जितने भी लोग हैं जिनका एफिडेविट है जी, मेरी नज़र में अब वक्त ये आ गया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल सामने आनी चाहिए ताकि ये इख्तलाफात जो हैं या जो रंजिशें हैं ख़त्म हों। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो अगर ऐसी कोई बात में हकीकत है तो वो अब बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो मेरा ख्याल है कि जो लोगों ने अगर कोई ऐसा बात है भी तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो लॉयल्टी है और अपनी सिंसेरिटी है वो दिखा दी हुई है। अब तो वो मुश्किल हालात से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, और अगर वो अभी तक पीटीआई के साथ हैं सारे
تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ جینون ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت کسی نے دے بھی دیا ہوگا کوئی ایفیڈیوٹ، تو وہ اس کی کوئی قانونی وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے حالات کیا ہوتے ہیں، کس کنڈیشن میں کسی نے کیا بات کی ہوتی ہے، یہ ساری آپ ایک ہم ادھر بیٹھ کے ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتے، یہ تو جو جس کے اوپر گزر رہی ہے اس نے کس حالت میں دیا وہی آ کے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہے کہ پتہ چلے کہ وہ ہیں کون، ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو کتنے ہیں، اور پھر ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس حالت میں، کس کنڈیشن میں، کس سچویشن میں آپ نے یہ ایفیڈیوٹ دیے. بٹ چیلنجز چاہے وہ لیگل ہو یا پارٹی کے ود ان ریزرویشنز ہو، وہ رک نہیں رہی ہیں، وہ کم نہیں ہو رہی ہے علی ظفر صاحب. اور اب ایسی بھی بازگشت اس وقت ملک میں ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ممکنہ ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. ایسے میں پی ٹی آئی کیا کرے گی اگر اس طرف معاملات جاتے اور ایک بند کمرے میں پھر ٹرائل ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو آپ کو ابھی اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ May 9 والا کیس جو تھا وہ پہلے فیصلہ کیا گیا کہ آپ اس کو ویڈیو پہ کریں گے، اور وہ میری نظر میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا دوں کہ وہ بالکل ایک قانونی نوٹیفیکیشن تھا، کیونکہ ہمارے آئین کے تحت جتنے بھی قانون ہیں دنیا کے، اس میں آپ کسی کے خلاف ٹرائل واٹس ایپ پہ نہیں کر سکتے. وہ ٹرائل میں ان کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ادھر پیش ہوں، جس کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے وہ اپنے وکلا سے بات کر سکیں، جب جرا ہو رہی ہو تو ان کو انسٹرکشنز دے سکیں، ان کو ہدایت دے سکیں کہ آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے، کیا سوال نہیں پوچھنا. تو خوش آئند بات تو یہ ہے کہ وہ جو ٹرائل ویڈیو پہ ہونا تھا، جب ہم نے شور مچایا اور آواز اٹھائی اور پٹیشنز فائل کی، تو اس سے پہلے کہ عدالت اس پہ کوئی فیصلہ کرتی، وہ کابینہ نے ہی اس کو فیصلے کو رد کر دیا، اور اب وہ ٹرائل کم از کم جیل میں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیل ٹرائل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، لیکن بہرحال ویڈیو ٹرائل سے بہتر ہے. اس لیے جہاں بھی ہمارے سامنے مشکلات آئیں گی، ہم نے اس کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. ہم قانونی بات بھی کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو عوام میں بھی لے کے جائیں گے. اور ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے، ہم نے پہلے بھی اپنی اسٹریٹ پاور دکھائی ہے. علی ظفر صاحب، بیفور کہ میں آپ کا کامنٹ لوں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو یہ ایک فرکشن نظر آ رہی ہے، اور یہ جو ایک فرینڈلی فائر جس کو لوگ کہہ رہے ہیں، اس پر آپ نے بھی گزشتہ روز فلور آف دا ہاؤس ان کو ٹرافیز سے بھی نوازا تھا. میں اس سے پہلے آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز خیبر پختونخوا پشاور سے اریسٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ حکومت کے رول پہ سوال اٹھ رہے ہیں. حکومتی ریٹ کدھر ہے سر؟ وہ صنم جاوید صاحبہ کا نام آیا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، دیگر بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب سے متعلق بھی جو ہے وہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ ان کو بھی ممکنہ طور پر اریسٹ کیا جا سکتا ہے. حکومت کدھر ہے سر؟ اور کے پی حکومت واقعی میں اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے چیزیں؟ کیونکہ مولانا صاحب گنڈاپور صاحب کے بھی اس سے متعلق بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صوبے کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ون انسیڈنٹ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کی حکومت کو اس وقت بڑی مسائل سامنے درپیش ہیں. ایک آپریشن ہو رہا ہے، ٹیررزم کا ایشو ہے، اس کا اتنا وسیع بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں بھی ایشوز چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایوارڈ ہے آئین کے تحت جو ان کو ملنا چاہیے تھا کے پی کے کی حکومت کو، فیڈریشن وہ روک کے رکھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، الزام لگایا جائے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے مسائل کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے حکومت اور کرتی رہے گی. پر علی ظفر صاحب، میں اب ذرا آتی ہوں اور ریل کوئک میں چاہوں گی، آپ چونکہ پیپلز پارٹی کو آپ کی جماعت جو ہے وہ آفر کر رہی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے کہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے، دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید اندازہ نہیں ہے، ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی تنہائی پیپلز پارٹی ہی ختم کر سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کی جو پولیٹیکل آئسولیشن ہے وہ ختم کر سکیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میرا ذاتی خیال ہے اور پی ٹی آئی میں جو ہمارا ایک میجورٹی کا ویو ہے، اکثریت کا ویو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساری نورا کشتی ہو رہی ہے، اور اصل میں کوئی ایسی ڈیمانڈز ہیں پیپلز پارٹی کی جن کا کوئی نیشنل انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ڈیمانڈز اپنی منوانا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ یہ ساری نورا کشتی کر رہے ہیں، یہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں.
اور اس میں الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے کہ جب پریشر زیادہ بڑھے گا تو یہ آپس میں مل جائیں گے واپس، بیکاز دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. سو دس از نتھنگ سیریس سر، یہ فرینڈلی فائر سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک گگلی واپس پھینکی ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، ہو سکتا ہے ہم غلط سوچ رہے ہوں آپ کے بارے میں، اگر آپ واقعی لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں تو پھر ایک پارلیمنٹری پروسیجر کے تحت جو بالکل آئینی پروسیجر ہے، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آپ کو اتنی بری لگتی ہے یہ حکومت اور آپ سمجھتے ہیں کہ نااہل ہے اور آپ اس سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کر کے دکھائیں، اور اگر یہ کریں گے تو پھر واقعی پھر ہم کہیں گے کہ ہاں آپ جینوئنلی سیریس ہیں. تو یہ ہم نے ایک طرح سے ان کو یہ کنڈیشن لگائی ہے، اس کی یہ کنڈیشن کوئی بات چیت کے بعد نہیں لگائی، ہم نے ایک اپنی طرف سے ایک بال پھینکا ہے اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ نہیں کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو سمجھ آ جائے گی قوم کو بھی کہ یہ واقعی یہ دورہ کشتی ہی چل رہی ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ علی ظفر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.